मैं बात कर रहा हूं बिहार की और झारखंड की, जहां पर सरकार बदल गई। बिहार में सरकार तो बदली लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने। इंडिया के रचयिता थे लेकिन अब वो एनडीए के साथ हो गए। तो पहली निगाह में यह लगा इंडिया की तो बल्ले बल्ले, एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो गई। इंडिया अब तार तार हो जाएगा, ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। गिरता दिखा भी है, अंतर विरोध फूट फूट कर सामने आ रहे हैं। उधर झारखंड में भी नई सरकार बनी। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 23 सालों में 12वें मुख्यमंत्री हैं वो। अब वहां पर खेल क्या था? हेमंत सोरेन जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत में वो भेज दिए गए। तो लगा यहां पर सरकार गिर जाएगी। विपक्ष के हाथ एक और राज्य निकलता दिख रहा है और अब बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी। लेकिन यहां इंडिया ने पासा पलट दिया। चंपई सोरेन ने शपथ ली तो शपथ तो दोनों जगह हो गई। एक जगह एडवांटेज स्ट्रेट साफ दिख रही है, एडवांटेज एनडीए। दूसरी जगह क्या? एडवांटेज इंडिया। बराबर का खेल हो गया क्या? हालांकि 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में और 14 ही सीटें हैं झारखंड में। पर, और यह बड़ा पर है, अभी बहुमत साबित करना बाकी है। यानी कि खेला हुआ है या हो गया या अभी होना बाकी है। यह सवाल जस का तस मुंह बाए खड़ा है दोनों ही राज्यों में। कल चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे। 43 विधायकों की परेड की, 39 विधायकों को हैदराबाद भी शिफ्ट कर दिया। ये रांची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू रांची का खेल लगातार जारी है। अब हैदराबाद से सभी विधायक वापस आ रहे हैं कल फ्लोर टेस्ट के लिए। एकजुट रहेंगे क्या? और 4 जो विधायक नाराज थे उसमें हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी थी। 2 और विधायक लोबिन हेब्रम, उनसे मुलाकात की है शिबू सोरेन ने। तो यह आंकड़ा 47 का हो जाएगा। मैं चमरा लिंडा का नाम भी यहां पर शामिल करता हूं। अब 47 हो या 43, बहुमत का आंकड़ा है 41 का। वो साबित हो जाता है तो क्या दरअसल बीजेपी जिसने 14 में से 12 सीटें जीती थी 2019 में, ये ऑपरेशन लोटस जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके नाकाम होने से एक सिंपथी ट्राइबल इलाकों में, और सिंपथी क्या उसकी पलट तस्वीर भी कहूं, आक्रोश और नाराजगी का खामियाजा क्या बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें बिहार की, वहां पर 12 तारीख को बहुमत साबित करनी है नीतीश कुमार को। जीतन राम मांझी कल भी बोले, आज भी बोले 2 मंत्री पद चाहिए। 4 उनके विधायक हैं, चारों जाने से भी 123 रह जाते हैं। एनडीए के खेमे में 122 जादुई आंकड़ा है। अब कांग्रेस ने बिहार के, झारखंड के नहीं, बिहार के अपने 16 विधायक हैदराबाद भेज दिए हैं। कल 3 और जाएंगे, कुल मिलाकर उनके हैं ही 19 विधायक। तो अब बिहार में भी अंदर खाने पर्दे के पीछे कुछ खेला हो रहा है। जेडीयू के खेमे में कुछ नाराजगी है क्या, या नीतीश संभाल लेंगे? आज तक संभालते आए हैं, इस बार भी संभाल लेंगे। पटना टू दिल्ली की आवाजाही भी बहुत तेजी से चल रही है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो कभी जेपी नड्डा से मिलते हैं, कभी अमित शाह से मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें यह लगा कि जनता का मूड जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। खबरें क्या हैं उसमें कोरी सियासी हलचल या अफवाहें या कयास ही हैं, हकीकत क्या है? उससे बेहतर हमने पाया कि एक त्वरित सर्वे कराएं। तो एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यह त्वरित सर्वे किया। इस सर्वे में 1299 लोगों की राय ली गई। ये झारखंड और बिहार
पूरे देश की राय नहीं ली हमने। पर बिहारी और झारखंड वासी क्या समझता है, 3 फरवरी कल का ही दिन यह सर्वे हमने किया, मार्जिन ऑफ एरर ±3 to 5% है। तो ऐसे में सवाल जो हमने पूछे वो तो बताऊंगा, पर बड़ा खाका सवाल का क्या है, बिहार झारखंड का मूड क्या है, यह हो गया पहला सीधा सवाल। और दूसरा सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 24 की तैयारी कौन किस पर भारी, खेल तो 24 का है ना। तो चर्चा में मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, कन्हैया बिलारी, बिहार की राजनीति झारखंड की राजनीति को सालों से 40 सालों से ये परखते आए हैं, कसौटी पर कसते आए हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो पहला सवाल हमने क्या पूछा, नीतीश के फिर एनडीए में जाने की वजह क्या मानते हैं, जनता से सवाल पूछा। तो 42% ने कहा सीएम पद बचाना, कुर्सी प्रेम। बिहार का हित कहने वाले 15%, जांच एजेंसियों का डर, इस बात को खारिज करती है जेडीयू, लेकिन लोगों के मन में गाहे बगाहे यह सवाल है कि कहीं कोई फाइल तो खोल नहीं दी और दिखा दी कि भैया इस फाइल में आप पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय हो जाएगी। इंडिया में पद और महत्व का ना मिलना, ये 15% लोग कहते हैं, जबकि लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है जेडीयू कि इंडिया बिखर रहा था, सीटों का बंटवारा हो नहीं रहा था, कहीं जाता दिख नहीं रहा था, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। और कह नहीं सकते कहने वाले 4% हैं। तो कन्हैया बिलारी बिहारी वासी कह रहे हैं 42% कि वो सीएम पद बचाना चाहते थे, ये कुर्सी का मोह था, बाकी बातें उन पर तवज्जो देते नहीं दिखते। इसको किस तरह से आंकते हैं आप? उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनके कुर्सी पर कोई खतरा था। जहां तक मेरी जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहीं कोई दबाव नहीं था कि आप छोड़िए और मेरा बेटा जो है बनेगा। लेकिन इनको एक ये डर लग रहा था, असल में कान की, ये बड़ा पतला आदमी है, मैं 40 साल से जानता हूँ, सही बात कहा आपने। किसी पर ही विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने परछाई पर भी विश्वास नहीं करते, ये समझिए। उनको लगता है कि ये दूसरे की परछाई। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि डर, जो लोग, जो नेता इनके इर्द गिर्द, जिनका भाजपा के साथ बहुत अच्छा संबंध है, वो चाहते थे ये किन प्रकार कि हम चले जाएं, और उनको कुछ डर भी था उसमें। जो लोग, जो मंत्री हैं और दो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक तो दिल्ली के और एक इनके यहाँ के, इसीलिए मुझे लगता है कि इनको डर हमेशा कि हम चले जाएं, भाग जाएं। टूटने का जो डर था इनको, कहीं ना कहीं से लोग बता रहे थे कि जेडीयू को तोड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव मशक्कत कर रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। तो वो शायद जब आम आदमी ये कह रहा है, कन्हैया बिलारी, कि मुख्यमंत्री पद बचाना चाहते हैं, शायद वो ये भी कह रहा है कि जेडीयू दो फाड़ होने का खतरा भी मंडरा रहा था, वो तलवार लटकी हुई थी, तो पाला बदल लिया नीतीश ने। तो अभी भी लटकी है। अभी जो विधायकों के बीच में एक तरह से जो बता रहे हैं वो लोग कि ये लोग विधानसभा का चुनाव चाहते हैं, मिड टर्म पोल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम 70-75% हम दबाव में मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी उसके लिए तैयार होगी, अभी भी दबाव में बीजेपी तैयार होगी। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है उनका मानस अलग है, वहां पर बीजेपी स्ट्रांग हो जाती है। बहुत से राज्यों में जहां वो चुनाव हार भी गई, जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो चुनाव हारी थी, छत्तीसगढ़ पर 25 की 25 जीत गई लोकसभा सीटें। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत गई थी पिछली दफा, 11 में से 9 जीत गई थी छत्तीसगढ़। 7-7 चुनाव होते तो ये आंकड़ा नहीं होता ना।
बिहार में क्या बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो जाए? नीतीश कुमार चाहते रहे। मुझे तो जानकारी है कि जो डील है उस डील में ये भी है, और अच्छा, डील में ये भी बात आ रही है कि नीतीश कुमार फेस नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी फेस होंगे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। ये तो सारी बातें जो चल रही है, चर्चा में है, मैं तो ये वो बात कर पहिया रहा हूं। कुछ इस तरह से घूम रहा है। विधायक जो दूसरा है, सवाल 2 साल पहले जो हमने पूछा, एक सेकंड कन्हैया भाई, क्या नीतीश के एनडीए में आने से बिहार में विपक्ष कमजोर हुआ? अब ये लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए लागू हो जाता है, और ये बड़ा दिलचस्प है प्रदीप सिंह जी। हां कहने वाले 41%, ना कहने वाले 45%, कह नहीं सकते वो 14%। तो ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए में आने से नीतीश के विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा ताज्जुब में डालने वाला आंकड़ा है क्या? नहीं संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि ताज्जुब में डालने वाला आंकड़ा है। कन्हैया बिलारी जी जो अभी तक बातें कर रहे थे, मैं उनकी सभी लगभग बातों से सहमत हूं। देखिए, ये आंकड़ा इसलिए आ रहा है कि लोगों को अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बचा कितना है। तो कितना वोट वो लेकर गए हैं या लेकर आए। अगर विपक्षी खेमे से निकले हैं तो कितना वोट लेकर निकले हैं, और एनडीए में आए हैं तो कितना वोट लेकर आए। जब तक उस ताकत का अंदाजा नहीं हो, तब तक आप कैसे कहेंगे कि फायदा हुआ कि नुकसान। और नीतीश कुमार का जो ये पलटने का जो सिलसिला है, उसका रिएक्शन लोगों में क्या है, इसका भी असर। तो ये दूसरी बड़ा जुआ बात खेल मुझे दिया जो क्या? लगता है नहीं नहीं नहीं, नीतीश मैं कुमार बीच में के रोक रहा बारे हूं में, प्रदीप वो जी। ये है प्रदीप जी, बीच में रोकना चाहूंगा। तो बीजेपी ने बड़ा जुआ खेल दिया क्या नीतीश पर दांव लगाकर बिहार में? नहीं, देखिए, जुआ नहीं खेला। बीजेपी ने जो किया है, परसेप्शन के लेवल पर जो इंडिया अलायंस है उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। कि जो आर्किटेक्ट थे उस अलायंस के, वही छोड़कर आ गए। जमीन पर ताकत कितनी है वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन परसेप्शन जो बना कि नीतीश कुमार जो एकता करा रहे थे वही छोड़कर चले आए। दूसरी बात, जो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा या पार्टी टूट जाएगी, ये बाद की बातें हैं। उनको अगर रोकना था इंडिया अलायंस को, तो उनकी जो प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा है उसको जिंदा रखना चाहिए था, और उसका एक ही तरीका था कि उनको इस अलायंस का कन्वीनर बना। अगर वो कन्वीनर बने रहते तो मेरा मानना है पक्के तौर पर वो अभी तक उसी खेमे में होते, एनडीए में नहीं आते। लेकिन उनको लगा कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, हमने साथ छोड़ा बीजेपी का, एनडीए का, जो राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, उसके अपने फायदे हैं, और उनको छोड़कर, और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो बीजेपी जो है हर राज्य में बाकी विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा मजबूत है। और साथ जिनके आए उन पर जो कन्हैया बेलारी जी ने बात कही कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते। उनको डर, ये जब आदमी कमजोर होता है तो भरोसा और कम हो जाता है। उनको डर सताता रहता है कि उनके विधायक टूट जाएंगे। और आपने एक बात कही प्रदीप सिंह, आपने एक और इशारा किया कि बहुमत अब साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग मसला है। अलग है या ये बड़ा अहम मसला हो जाएगा 12 तारीख तक? अभी भी क्या पशुपेश की स्थिति बनी हुई है? आपका आकलन क्या ये कह रहा है, या स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए? 78 बीजेपी, 45 जेडीयू, 123 तो है ही ना, जीतनराम मांझी कुछ भी करते रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विश्वास मत हासिल करने में कोई दिक्कत होगी। उससे पहले की ये चर्चाएं जरूर है, जो चर्चाएं पहले से चल रही कि कांग्रेस टूट सकती है या जेडीयू टूट सकती है। लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं। एक समय तो यही था कि ललन सिंह के जरिए जो है लालू प्रसाद यादव जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन खबरों में कितना दम है पता नहीं, लेकिन आशंका नीतीश कुमार के मन में है 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से। उससे पहले उस आशंका में लोकसभा चुनाव को कैसे फैक्टर इन करते हैं प्रदीप सिंह भाई? 17 सीटें लड़ी थी जेडीयू, 17 ही बीजेपी सारी जीत गई, जेडीयू 16 जीत पाई। अब क्या वो 16 सीट मिलेंगी जेडीयू को? आपने कहा भी ताकत का मालूम नहीं। इंडिया की परसेप्शन ध्वस्त कर दी, इंडिया को एक बड़ा घात दे दिया नीतीश ने, पर अब अपनी 16 या 17 वो लड़ेंगे, बीजेपी देगी भी क्या, और वो जीतने लायक स्थिति में होंगे? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है क्या?
नहीं देखिए, अलायंस में जो सीटें मिलेंगी उनमें से ज्यादातर जो जिस पार्टी को भी मिलेगी वो जीतने की स्थिति में। लेकिन मेरा मतलब, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरा मानना है कि बीजेपी 17 सीटें इस बार जेडीयू को नहीं देगी। उसकी ताकत घट चुकी है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट चुकी है, नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते रहे हैं उसके और कारण वो उनकी जिद पर अड़ गए विश्वसनीयता तो घट चुकी है। तो ऐसे में 2019 आप बीजेपी अंदर और खाने की खबरें मुझसे बेहतर जानते हैं। 2019 में भी आखिरी मिनट तक दबाव की राजनीति होती रही थी और फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की बात हुई, 17-17 पर मामला सलट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नीतीश जितनी मांग रहे हैं उतनी दे दो। 2019 और 2024 में बहुत अंतर। अंतर आ गया। 2019 में 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी थी और दबाव में थी। किसानों का आंदोलन था मध्य प्रदेश में, वहां गोली चली थी, उसके कारण मुश्किल थी। कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं नजर आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल मिलने वाला था। उसको लेकर तमाम तरह की शंकाएं, तमाम तरह के परसेप्शन बनाए जा रहे थे कि पहली बार 14 में तो इस बार मिल गया, नीतीश दबाव 19 में की नहीं मिलेगा बहुमत, राजनीति या इंडिया में बहुमत तो कर पाए, एनडीए में नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल दिबांग, क्या तेजस्वी बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है जो हम कड़ी इस चर्चा की आगे बढ़ा रहे हैं। और हां कहने वाले 52% हैं, नहीं कहने वाले 36%, कह नहीं सकते 12%। और यह बिहार की जनता का पोल है, यह अखिल भारतीय स्तर नहीं कि इसमें मध्य प्रदेश वासी का भी, हरियाणा वाले का भी या गुजराती का भी पुट है। तो एक तरीके से ये आरजेडी के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। आंकड़ा अपने आप में थोड़ा चौंकाता भी है, खासतौर पर ये देखते हुए नीतीश कुमार तो हैं ही, उसके अलावा जो राम मंदिर जिस तरह से मुद्दा उछला जा रहा है। तो एक जो बात आपने कही, क्या तेजस्वी, अगर तेजस्वी को ही देखें, उनके कैरेक्टर को ही देखें, तो एक तरीके से मैच्योरिटी दिखाई देती है। संदीप, आप देखिए कि जब भी लालू यादव मुख्यमंत्री बनते या वो हटते तो एक हल्ला हो जाता पूरा बिहार में। महारैला एक नया टर्म चल गया, लोग बिहार भर से आते, पटना में दुकानें बंद हो जाती, कुछ लुट जाती। अब हम तरह तरह की खबरें उन दिनों हम लोग रिपोर्ट किया करते थे कि क्या क्या हुआ उस महारैला के चक्कर में। तेजस्वी यादव बने 2 बार, तेजस्वी यादव हटे, तेजस्वी यादव की बड़ी अच्छी जीत हुई पिछले विधानसभा चुनाव में। उसके बावजूद भी जिस तरह से ये जो एक चीज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी आलोचना होती थी आरजेडी की, वो नहीं दिखाई दिया। यानी एक ऐसा स्विच है जिसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तेजस्वी ने वो स्विच ऑफ करके दिखाया, बताया कि उनको कंट्रोल है। मेरे ख्याल से जिस तरह के बयान उन्होंने दिए पार्टी से हटने के बाद, नीतीश के इंटरव्यू भी नहीं दे रहे, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश नहीं हो रही है। तो अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या? अंदर खाने ये हो रहा है कि एक मैच्योरिटी दिख रही है एक लीडर की जो केवल 34 साल का है। पर कांग्रेस कमजोर खड़ी है क्या अभी भी? 16 विधायक अब हैदराबाद जा रहे हैं पटना से। मैं झारखंड वाले विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो वापस आ गए। कांग्रेस भेज रही है, 16 भेज दिए, 3 और जाएंगे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है, वो जब भी बीजेपी के सामने खड़ी होती है तो बहुत ही कमजोर हो जाती है। और इसमें कांग्रेस कमजोर है या बेबस हो जाती है? बिल्कुल निरही, बेबस, बेचारी। पर उसी के साथ ये भी देखने वाली बात है कि इसको दूसरी तरफ से देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा तेजी से कांग्रेस पर काम कर बैठती है। हमने राज्य दर राज्य देखे कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को पटाने में, लुभाने में, साथ ले जाने में बहुत तेजी से काम करते हैं। जेएमएम में नहीं चल पाया, वहां नहीं चल पाया। अभी हम झारखंड की बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आपने देखा मध्य प्रदेश में कि गाड़ी चली, रुक गई, फिर चल गई। जब हमने मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस एक तरीके से कमजोर कड़ी जरूर है। लेकिन अगर आप देखें बड़ी तस्वीर, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव, और एक और बात देखिए कि जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा कि हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उस दौर में जब ये बात हो रही थी कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उस पर जोर था। अति पिछड़ा कितना रहेगा नीतीश के साथ जी, या छिटकेगा? उस दौर में तेजस्वी यादव, प्रदीप सिंह इशारा कर रहे हैं। तो उस दौर में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी
सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 4 लाख हमने नौकरियां दी हैं राज्य में, जो दी गई वो हमारी वजह से दी गई। तो एक तरीके से वो एक बड़ी लकीर खींचना चाह रहे हैं, जो जिस सीमा में बंध गया था आरजेडी, उस सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश है। प्लस वाली चीज, वो सबसे बड़ी पार्टी तो थी। अब यशवंत, पहले 3 सवालों का आपसे अब जायजा करवाऊं। भाई मोटे मोटे सवाल क्या थे कि भाई नीतीश ने क्यों छोड़ा, तो कुर्सी बचाने की बात, उसमें जेडीयू 2 फाड़ होने की भी बात हो जाती है। क्या एनडीए में आने से नीतीश के इंडिया कमजोर हुआ? ज्यादा लोग कह रहे हैं नहीं, कमजोर हुआ। और तेजस्वी और कांग्रेस साथ मिलकर क्या बीजेपी को मुकाबला दे पाएंगे? ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हां दे पाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं 3 सवालों के आंकड़े? देखिए संदीप, बिहार की जनता की जो राजनीतिक आकलन होता है वो कई बार मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकारों के राजनीतिक आकलन से भी सही पड़ता है, 19 नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव ये दोनों ही बिहार के, पूरे भारत में भी अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन बिहार के और भी ज्यादा अलग करके देखने की जरूरत है। मेरा आंकड़ों के लिहाज से और एनालिसिस के हिसाब से एक अब स्पष्ट मानना है कि लोकसभा चुनाव में भले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी बड़ी तादाद में सीटें जीत ले बिहार में, खासतौर पे तब जबकि अंक गणित अब नीतीश कुमार के आने से वो 8-10%, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि अब उनके पास में कितने वोट हैं ये तो नहीं पता है। 16% अकेले पाए थे, मैं 8 मान के चल रहा हूं कि आधे रह चुके हैं, तो भी वो 8% इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि तेजस्वी यादव अपने पिता की पॉलिटिकल कैपिटल को न केवल संभालने में कामयाब हुए हैं बल्कि उसे आगे ले जाने में भी कामयाब। ये थोड़ा सा रेयर होता है इस तरह का देखना। लेकिन आरजेडी के बारे में आप जैसे जानकार, यशवंत थोड़ा बीच में रोक रहा हूं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका एक वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन प्लस नहीं कर पाती। प्लस करने की स्थिति में आती दिख रही है क्या आरजेडी? मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में ही ऑलरेडी उसको प्लस कर चुके हैं संदीप। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर जिस तरह से कैंपेन चलाया, अगर वो कांग्रेस को 70 सीट छोड़ने की, बिल्कुल, जिसमें वो 19 जीत पाए, हाँ, वो मुख्यमंत्री होते, वाम खेमे को ज्यादा सीट दे देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से वो मुख्यमंत्री होते। और अब वो गलती मुझे लगता नहीं कि वो दोहराएंगे। स्टालिन ने तमिलनाडु में वो गलती नहीं दोहराई। तो इसको बिहार को अगर समराइज करें, बिहार को समराइज करें तो जो दिल्ली में हम लोग बैठे हैं नेशनल, तथाकथित नेशनल मीडिया वाले, कि भाई नीतीश के आने से इंडिया की भैंस गई पानी में, एनडीए की बल्ले बल्ले, ये सरलीकरण हो रहा है क्या? सरलीकरण भी नहीं, मैं कहूं ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अति सरलीकरण। बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। हमें आंकड़ों में साफ दिखता है कि अगर किसी की ब्रांड इक्विटी बिहार में सबसे ज्यादा गिरी है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरी है, और किसी की इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी अगर बढ़ी है तो तेजस्वी यादव की बढ़ी है। और एक बात पूरी गंभीरता से मैं आपको कह रहा हूं संदीप, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा होता और अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिहार के साथ में हो रहे होते तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि बड़ी तादाद में बिहार की लोकसभा की सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आती और तेजस्वी यादव उसी पोलिंग बूथ के अंदर से मुख्यमंत्री बन के उभर के निकल के आ जाते। मुझे इस तरह के स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाने पे कोई आश्चर्य नहीं होता। ठीक है, तो 50% से आंकड़ा जो कह रहा है ना ज्यादा कि हाँ वो कर सकते हैं मुकाबला, वो हवा में आंकड़ा नहीं है। लोकसभा का आंकड़ा अलग है, लेकिन बिहार की बड़ी जनता साफ देख रही है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता, कद्दावर नेता बन करके इस समय उभरे हैं बिहार। ठीक है, अब झारखंड पर नजर डालते हैं। अबे दुबे, सवाल जो हमने पूछे, मैं 2 सवाल एक साथ ले रहा हूं। क्या बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? 65% कह रहे हैं हां। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है, वही बात आम जनता कह रही है, 2/3। यह सिर्फ झारखंड वासियों से सवाल हमने पूछा था। और दूसरा सवाल, लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का क्या असर पड़ेगा? तो 42% कह रहे हैं आदिवासी वोटर बीजेपी से नाराज हो जाएगा। 33% कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा। इंडिया को फायदा देने वाले सिर्फ 6% हैं।
हेमंत का सियासी करियर खत्म, ये 6% कह नहीं सकते 13%। दोनों सवालों को कैसे आप आंकेंगे? एक तरफ साफ कि हां बीजेपी सरकार गिरा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का 33% ये भी कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा, 42% कह रहे हैं कि नहीं आदिवासियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निसंकोच कहा जा रहा है, आधिकारिक रूप से नहीं। उनके एक सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के सांसद है निशिकांत दुबे। हाँ। मैंने तो एबीपी चैनल की स्क्रीन पे ही उन्हें कितने बार कहते हुए सुना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किस किस के संपर्क में हैं, वो सोरेन के परिवार में बगावत हो गई है, ये सारे वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की योजना किस तरह चल रही है, उनके वक्तव्यों से कोई भी आदमी, इसको राजनीति का कोई पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, उन वक्तव्यों को सुनकर ही कहेगा कि, और उनके वक्तव्यों का भाजपा की तरफ से कोई खंडन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर भाजपा सरकार नहीं बनाना चाहती है तो भाजपा उनको रोक सकती थी, भाजपा उनके वक्तव्यों को खंडन कर सकती थी, उनको चुप कराया सकता था, लेकिन वो तो अभी तक लगातार बोल रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन उनका वक्तव्य ना होता हो। उससे साफ लगता है कि ऑपरेशन लोटस है, अगर आप उसको ऑपरेशन लोटस का नाम देना चाहें, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, तो उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये था कि किसी भी तरीके से वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार को शपथ न दिलाई जाए। वो ये सवाल भी हमने अभी आगे पूछा है। जी, वो नाकाम हो गया। अब ये है कि वो विश्वास मत न प्राप्त कर पाए। अभी तो कल पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, तो ऑपरेशन लोटस का दूसरा हिस्सा जो है वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये कल मालूम पड़ेगा। और इसी से जुड़ा सवाल जो हमने कन्हैया बेलारी पूछा वो ये, क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे से झारखंड में गठबंधन सरकार कमजोर हो जाएगी? हां कहने वाले 39%, नहीं कहने वाले 43%। वो कह रहे हैं नहीं, कमजोर नहीं होगी। और चंपई सोरेन दरअसल ये मजबूरी में और परेशानी में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई क्या इंडिया को और जेएमएम को भी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे फायदा नहीं होगा। हेमंत सोरेन को बहुत फायदा होगा, ट्राइबल उसके साथ, ट्राइबल के अलावा और भी जो लोग हैं, हमारी जो बातचीत वहां से होती है तो वो भी जिस तरह से यहाँ सिंपैथी गेन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत सिंपैथी, उसी तरह उसको सिंपैथी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को जो बना दिया है, उससे और उनकी तारीफ की जा रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया है टाइगर को बनाकर, एक ट्राइबल को बनाकर। तो ये मतलब पासा पलट दिया। कल क्या आपको लगता है कि आसानी से अपना बहुमत साबित कर पाएंगे चंपई सोरेन? असल बात तो बहुमत साबित करने पर है, वरना ताश के पत्तों की तरह ये गठबंधन सरकार गिर जाएगी। बहुमत साबित करने में न वहां दिक्कत होगी कल और न यहाँ 12 तारीख को दिक्कत होगी। मुझे नहीं लगता है कि दोनों जगह कोई दिक्कत होने वाली, वहां भी हो जाएगी, यहाँ भी। बाद में अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ अगर ना हो, जैसे बिहार में इस तरह से चल रही है कि ये भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो इसका मतलब है कि फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। तो कौन चाहेगा प्रेसिडेंट रूल? बिहार की ही बात करें, वहां भी वो हो सकता है, वहां भी वो हो सकता है। तो लोकसभा के लिहाज से देखें, 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी 14 में से, तो वहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। एनडीए को बिहार में फायदा पर झारखंड में नुकसान होगा क्या लोकसभा में? क्या यह कहना सही होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है एमंग द ईबीसी, आप देखिए बिहार में जब चुनाव हुआ था 14 में, अलग अलग 3 घड़े बने थे यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो मैंने दोनों मिला दिया जा, निम्न ओबीसी और उच्च ओबीसी, इस तरह से अगर आप करते हैं तो ईबीसी उसको बने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को मिला था 14 की मैं बात करता हूँ, 52% वोट मिला था। अब समझ लीजिए, सबसे ज्यादा उनको वोट मिला था तब। राजद को केवल 10% मिला था और जेडीयू को मात्र 18%। पर ट्राइबल वोट बैंक में सेंधमारी होगी, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना पर हेमंत सोरेन को जेल में डालना,
वो उसको न्यूट्रलाइज ही नहीं, नुकसान की तरफ ले जाएगा क्या बीजेपी को? मुझे लगता है कि वो न्यूट्रलाइज हो करके और भारी हो गया है, भारी हो गए हैं हेमंत सोरेन। भारी हो गए हैं हेमंत सोरेन। ऐसे में प्रदीप सिंह, एक और सवाल, अब ये संवैधानिक मर्यादाओं, हमारी संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचे से जुड़ा हमने पूछा, क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में जानबूझकर देरी की गई? राज्यपाल वहां पर सीपी राधाकृष्णन है। हाँ कहने वाले 47%, नहीं कहने वाले 27%। और तुलना भी होने लगी है प्रदीप सिंह कि भाई सुबह देते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा और शाम को शपथ ग्रहण हो जाती है। यहां 43 विधायकों की परेड कराने के भी 40 घंटे बाद शपथ ग्रहण कराई जाती है। नहीं देखिए संदीप जी, मेरा मानना है कि झारखंड में जो हुआ वहां राज्यपाल की जो भूमिका थी वो बहुत मर्यादित भूमिका नहीं थी। राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती थी कि अगर उनको कोई संदेह नहीं था जो समर्थक विधायक हैं उनकी संख्या को लेकर, तो उन्हें जब मिलने गए थे चंपई सोरेन, उसी समय सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट का सबसे खराब उदाहरण अगर कोई है तो वो झारखंड है, जहां वो सरकार तोड़ने की, गिराने की और अपनी बनाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है ये तो वही जाने, लेकिन परसेप्शन यही बन रहा है कि वो लगातार सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो उसको न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो स्थिति हो गई है कि उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, बदनामी ज्यादा हुई। और गवर्नर की भूमिका ने एक तरह से और इस धारणा पर मुहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहती है। अब हेमंत सोरेन को इस गिरफ्तारी से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये मेरा मानना है कि इस पर निर्भर करेगा कि लोग उनको ईमानदार मानते हैं या मानते हैं कि उन्होंने घोटाला किया है। अगर मानते हैं कि नहीं, घोटाला नहीं किया है, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो उनको फायदा मिलेगा। नहीं, इस पे थोड़ा सा विस्तार से और जवाब चाहूंगा प्रदीप सिंह। मैं थोड़ा सा और आपसे विस्तार से इस पर जवाब चाहूंगा और आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा। हमने देखिए 80 के दशक में देखा बोफोर्स, भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला बना था। फिर वो 2012-13 और उसमें 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी वगैरह वगैरह वगैरह, ये बड़े घोटाले, इनकी गूंज सुनाई दी। इस वक्त जो भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है, अगर हम बीजेपी की माने, और विपक्ष का कहना कि ईडी, आईटी और सीबीआई ये सरकार के जमाई बन गए हैं और विपक्ष पर ही चुन चुन कर निशाना साध रहे हैं, जो उनकी तरफ आ जाए यानी कि बीजेपी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, समन आने बंद हो जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप को फिर से दोहराया है। तो पब्लिक परसेप्शन क्या बन रही है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं देखिए संदीप जी, दो प्रश्न है। एक कि केवल जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और दूसरा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं या उनसे मिल जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर कौन रहा है, किसकी सरकार कर रही है? नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी की एक भ्रष्ट नेता की छवि है? क्या नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर लोगों को संदेह है? इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाँ में। नहीं, ये आपकी बात सही है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, नेचुरली करप्ट पार्टी, चक्की पी सिंह, कॉनराड सैंगमा पर वही आरोप, हिमंता बिस्वा शर्मा पर नारदा शारदा के आरोप थे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, वो सब, या छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, प्रफुल्ल पटेल, इन सब पर आरोप और ईडी की जांच चल रही थी और वो सब रुक जाती है। तो क्या इसको नजरअंदाज कर देगी? प्रधानमंत्री की इक्विटी पर ही ध्यान देगी जनता? नहीं, दो तरह की चीजें हैं। एक ये है कि बीजेपी की सरकार जो भी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें पक्षपात कर रही है। जो भाजपा के विरोधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी में हैं उनकी जो गलती है या उनका जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, उसको इग्नोर किया जा रहा है।
मेरा सवाल ये है कि क्या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जनता की नजर में वो ईमानदार है? देखिए, इसमें करप्शन ठीक के है, मैं मामले समझ में गया, परसेप्शन का बड़ा यही खेल होता है। परसेप्शन का वो खेल उस है। पर कोई किसी अदालत का फैसला नहीं आया। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। अगला सवाल जो हमने पूछा दिबांग, वो- वो था क्या झारखंड में 10 दिन में बहुमत साबित करने का चैलेंज हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देगा? हाँ कहने वाले 50% हैं। और क्या यही वजह है 10 दिन का वक्त मिला लेकिन चंपई सोरेन कल तीसरे दिन ही अपना बहुमत साबित करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये साफ दिखाई दे रहा है संदीप। और मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि जो प्रदीप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि दोनों राज्यों में ये जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है वो एक तरीके से बीजेपी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर रहा होगा। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इस सर्वे में वो भी यही बता रहे हैं। आप बात कर रहे थे झारखंड में खासतौर पर ट्राइबल सीट्स के बारे में। आप देखिए 5 जो ट्राइबल सीटें हैं, 5 मांग रही है इस समय जेएमएम, और मजबूत वहाँ दिखाई दे रही है। यानी लोहरदगा, खूंटी, अगर आप और आगे चलें तो राजमहल, सिंहभूम, दुमका, ये वो 5 सीटें हैं जहां उनको लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत हुई है। मेरे लगातार वहां पत्रकारों से बात हो रही है, पुराने पत्रकारों से, आज तक के ज़माने के पत्रकारों से, और सब वो बता रहे हैं कि ये मजबूत हुई है और उनके पास एक नैरेटिव है अभी। हाँ, अपनी बात मुद्दा कहने का मिल गया, मुद्दा अभी मिल तक गया, विपक्ष को जो हम मुद्दा परसों, नहीं मिल रहा हाँ, था। जो हम परसों बात कर रहे थे। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में भले बैठे हों लेकिन हम लोग सही पढ़ रहे हैं, कम से कम आंकड़े उसको सपोर्ट करते ये आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं, करते आप हुए ये बात नजर आ कह रहे हैं। हाँ। इस यही वजह है कि इस बार चुनाव में झारखंड में जेएमएम जो है वो सीनियर पार्टनर के रूप में आ रही है। 5 ट्राइबल सीटों के अलावा उन्होंने जमशेदपुर और गढ़ी की सीट मांगी है। तो अगर वो 7 सीटों में से 14 में लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी को जो 12 का आंकड़ा है वो बचाना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। वहां देखिए, अगर ट्राइबल्स की बात करें तो 26 थोड़ा मुश्किल या बहुत मुश्किल, उसको आप जैसे भी कहना चाहे कह सकते हैं। मैं अपनी भाषा में थोड़ा मुश्किल ही हमेशा रखता हूं ताकि खिड़की खुली रहे। अगर आप देखें ट्राइबल्स की पॉपुलेशन तो करीब 26 से 30% है। और 14%, 16% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये कहा जा रहा है कि जो ईसाई बेल्ट में भी जिस तरह से ट्राइबल्स को मदद मिलती है, वहां भी एक अच्छी पैठ बना ली है जेएमएम ने। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हैं उनमें एक तरीके से मुश्किल होने वाली है बीजेपी को अपनी सीटें पिछली बार की तरह जीतने में। तो अब असल रणनीतिकार जो हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो ये आंकड़े लेकर आए हैं, यशवंत बिहार की बात की, झारखंड का मूड क्या कह रहा है? पासा उल्टा पड़ गया बीजेपी को, उसमें ले उड़ेंगे हेमंत सोरेन, आदिवासी की नाराजगी भारी पड़ेगी, या अभी इंतजार करना होगा कल का? संदीप, जैसे बिहार में मैंने बोला कि वहां पर जितना कुछ भी कार्रवाई हुई है उससे दरअसल तेजस्वी का कद बढ़ा है। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है और आंकड़े भी ऐसा लगता है, मुझे यही बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई से दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन एक पोल, एक ध्रुव बनके अब पूरी तरह तैयार हो गए हैं। पिछला चुनाव उन्होंने अपने बूते जीता था, अपने पिता के बूते नहीं जीता था। पिता के पॉलिटिकल कैपिटल को आदिवासी बेल्ट के बाहर निकाल करके जो नॉन ट्राइबल जोन जिसे कहें, सदान वोटरों के बीच में भी वो ले गए थे। अब इस पूरे चीज में एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। अगर आप केवल राजनीतिक गणित की बात करें तो इन दोनों नेताओं का आगे बढ़ने से ऐसा लगता है कि हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। दरअसल इन दोनों ही राज्यों में आज की तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान किसी एक पार्टी को अगर हुआ है या और होने की उम्मीद है या होने की गुंजाइश है तो वो दरअसल कांग्रेस है। ये दोनों ही नेता अब कांग्रेस को किसी भी तरीके से एक जूनियर, बहुत ही बेहद जूनियर अलायंस की भूमिका के ऊपर उठने नहीं देंगे। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, जो बीजेपी के मामले में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खासतौर पे झारखंड के मसले पर, उनके पास में बाबूलाल मरांडी जैसा ट्रम्प कार्ड ऑलरेडी आ चुका था, तो फिर नैरेटिव के इस गेम में जाने की उनको क्या जरूरत थी, या कि सरकार तोड़ी जा सकती है, जोड़ तोड़ के बनाई जा सकती है, राज्यपाल इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि आधा दर्जन मुख्यमंत्री संदीप उस राज्य में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा साफ और सबसे ज्यादा लोकप्रिय छवि अगर झारखंड में किसी की है तो आंकड़ों के हिसाब से बाबूलाल मरांडी की। उस तुरुप का पत्ता होने के बाद में ये वैसी ही बात हो गई कि
पे हम अब नई क्रिकेट टीम को हम छोड़ते हैं, लेकिन पुराने क्रिकेट टीम के हिसाब से हम बोले कि सचिन तेंदुलकर टीम में है, लेकिन हम उससे ओपनिंग नहीं कराएंगे, हम तो वेंकटेश प्रसाद से ओपनिंग कराएंगे। उस तरीके से बाकी सांसदों को नैरेटिव में तो थोड़ी बीजेपी की यहाँ पर रणनीति समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यशवंत देशमुख को भी, प्रदीप सिंह को भी। तो ऐसे में ओवरऑल अगर इस चर्चा को हम समराइज करें, लड़ाई तो 24 की है ना लोकसभा चुनाव की, तो बिहार में, झारखंड में, दोनों की अगर आप विश्लेषण करें, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? बिहार से शुरू करते हुए अगर आप झारखंड पे। देखिए, मैं बिहार के बारे में मेरी समझ ये बनती है और इन आंकड़ों से भी बनती है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के हिस्से में लोकसभा की जितनी सीटें आएंगी, नीतीश कुमार को उन्हें जीतने में दिक्कत होगी। पहले इस तरह जीत गए थे, एक सीट छोड़ के 16 सीट जीत गए थे 17 में से। इस बार एनडीए को, यानी भाजपा तो अपनी सारी सीटें जीत सकती है वहां पर, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट भाजपा की तरफ आसानी से जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो भी जाए या ना जाए, या वो छोटी छोटी पार्टियों का और जो वोट है, चिराग पासवान का जी, उनका वोट लाजमी तौर पर जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, मुझे इसमें शक है। तो वहां पर नीतीश कुमार को अपनी सीटें जीतने में दिक्कत होगी। और अगर ऐसा होगा तो विधानसभा चुनाव के लिए जब समझौता वार्ता होगी सीटों की, तब फिर झगड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश को उतनी सीटें नहीं देगी, वही लोकसभा में ही आप हार गए, तो वहां पर समस्या शुरू हो जाएगी। और झारखंड के बारे में तो स्पष्ट है, जो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी उसी बात को पुष्ट करूंगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव मारा था, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी वहां पर लाल नहीं हो पाई है, और सारा फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे को मिल रहा है। ये छोटा सा बाबूलाल मरंडी पर जो बात अभी कह रहे थे, बाबूलाल मैंने जो बात की वहां पर लोग ये बता रहे हैं वो 14 साल बाद पार्टी में लौटे हैं, पार्टी में नेताओं से उनकी जो तालमेल है वो ठीक नहीं बन पाई अभी तक। दूसरा, जो लोग उनको छोड़ के आए थे, बीजेपी में पहले आ गए थे, उनके साथ उनकी इक्वेशन बहुत खराब है। तो बाबूलाल मरंडी रेता जरूर हैं, पर बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं। और देखिए, इस तरह के नेता अपने ईगो को बड़ा रखते हैं, तो वो एक बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। तो ये बिहार और झारखंड का मूड हमने आपके सामने पेश किया। सरलीकरण बहुत हो रहा है, तो ऐसे में ये जनता का मूड जानना बहुत जरूरी था।